इसकी गरज सुनकर कदम अपने आप पीछे हट जाते हैं। जब इससे फायर होता है तो सामने सिर्फ राख का ढेर बचता है। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक गन, AK-630, जिसको दुश्मन का काल भी कहते हैं। AK-630 का इस्तेमाल जंगी जहाजों में होता है। वॉरशिप के 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में कोई भी दुश्मन का जहाज, ड्रोन, मिसाइल कुछ भी आता है तो AK-630 गन उसको सेकंड में खत्म कर सकती है। यह विध्वंसक गन अब LOC पर पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात होगी। इसका ऑर्डर दे दिया गया है। भारतीय सेना 6 नए AK-630 एयर डिफेंस गन सिस्टम खरीदने वाली है, जिसको पाकिस्तानी सीमा पर लगाया जाएगा। AK-630 गन को एक मशीन आर्मी भी कहते हैं, क्योंकि यह मशीन अकेले ही सैकड़ों सैनिकों का मुकाबला कर सकती है। इसकी खासियत इसको इतनी खतरनाक बनाती है। AK-630 से 1 मिनट में 5000 से 10,000 गोलियां प्रति मिनट निकलती हैं। जमीन पर 5 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। AK-630 आसमान पर 4000 मीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसमें 4000 अतिरिक्त गोलियां रखी जा सकती हैं। 180 डिग्री घूमकर भी निशाना लगाने में AK-630 सक्षम है। सामने दुश्मन की फौज हो, टैंक हो, फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, AK-630 गन के सामने कुछ भी आ जाए, उसको AK-630 की गोलियां तबाह कर सकती हैं। यह AK-630 की गोली है, 30 mm की गोली। अगर यह किसी इंसान को लगे तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान पर 1 मिनट में 10,000 गोलियां दागी जाएंगी और उसके लिए किसी देश से गोलियां मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान AK-630 गन की गोलियां अब खुद बनाता है। हजारों लाखों की संख्या में गोलियां बना भी चुका है। पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार होगा, इतना तीव्र होगा, पलक झपकने से पहले मुनीर का अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। LOC पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात बॉर्डर पर AK-630 गन की तैनाती का मतलब है 5 किलोमीटर पहले ही पाकिस्तानी सेना जेट्स रुक जाएंगे। अब तक AK-630 गन वॉरशिप में तैनात थी। पहली बार इंडियन आर्मी को यह विस्फोटक हथियार मिलेगा, जिसका डर अभी से पाकिस्तान में महसूस किया जाने लगा है। युद्ध होगा, जल्द होगा। पाकिस्तान के साथ फाइनल वॉर होगी। जब से इसका ऐलान हुआ है, पाकिस्तान हर रात दुआएं करके सोता है, ना जाने कब इंडियन मिसाइल हमला कर दे। इंडिया की तरफ से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बात पहले भी होती रही है कि सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में, ये मई में ये बात हो गई थी कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा। सीज़ फायर है सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान, कोई बाकायदा सिग्नेचर के साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ, सिर्फ ज़ुबानी कलामी जंग बंदी है जो किसी भी वक्त जिसकी खिलाफवर्जी हो सकती है। लगता ये है कि दोबारा से भारतीय फ़ौज जो है वो पेशकदमी की तैयारियां कर रही है। इंडियन बॉर्डर की तरफ जो है फोर्सेस की मूवमेंट शुरू हो गई है, एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है। उन्होंने नए ड्रोन्स खरीदे हैं, नए जहाज़ ले रहे हैं और फ्रांस से इमरजेंसी की बुनियादों पे 100 और राफेल तैयारे वो ले रहे हैं। अपने S-400 उन्होंने नए लिए हैं रशिया से। ये सब डेवलपमेंट्स एकदम से हो रही हैं। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग वाकई करीब है? तारीख हमें बताती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अक्सर किसी बड़े वाक़े के बाद शुरू हुई, चाहे वो 1948 का कश्मीर तनाज़ा हो या 1965 की जंग। हर बार एक वाक़े ने आग भड़काई। आज भारत की तरफ से सरक्रीक पर धमकी, नई फौजी फैसिलिटीज़ और कराची के जिक्र ने माहौल को शदीद खतरनाक बना दिया। अगर जरा सी भी गलती या इश्तियाल अंगेजी हुई तो यह तसादुम एक बड़े बहरान में बदल सकता है। अगर कल युद्ध शुरू हो गया तो पहला वार भारतीय सेना कहां से करेगी? पाकिस्तान के किस शहर पर पहला हमला होगा? मुनीर के किस ठिकाने पर पहली मिसाइल गिरेगी? यह आपको समझाते हैं।
युद्ध सुनने में, देखने में बड़ा एक्साइटेड लगता है, लेकिन युद्ध जानलेवा है। एक गलती पूरी युद्ध नीति बदल सकती है। मई में जो लड़ाई हुई थी उसको ना जंग कहेंगे ना युद्ध, वो कैलकुलेटेड ऑपरेशन था, एक टारगेट को पूरा करने के लिए। लेकिन जब युद्ध का शंखनाद होगा तो पहले 10 घंटे सबसे पहले होंगे। जितनी भीषण शुरुआत होगी उतना शानदार अंजाम होगा। मई में नेवी का डायरेक्ट रोल नहीं था, लेकिन युद्ध में सबसे अहम रोल नेवी का होगा। पाकिस्तान पर पहला हमला होने से पहले ही भारतीय नौसेना की वेस्टर्न फ्लीट को अरब सागर में पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास तैनात कर दिया जाएगा। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर तैरता हुआ बारूद का कारखाना होता है। एक अकेला एयरक्राफ्ट एक शहर को मिटाने की ताकत रखता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के पास खुद के जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, स्पेशल कमांडो होते हैं। अगर आईएनएस विक्रांत को कराची टारगेट दिया तो आईएनएस विक्रांत से 36 जेट्स कराची पर हमला करेंगे। विक्रांत से 32 बैक टू बैक मिसाइल लॉन्च हो सकती हैं, यानी कराची का हर एक मिलिट्री ठिकाना खत्म। बहुत बड़ा फर्क है, बजट के अंदर फर्क है, नंबर ऑफ फाइटर जेट्स में फर्क है, ट्रांसपोर्ट जहाजों में फर्क है, टैंक्स में फर्क है, नंबर ऑफ जो पर्सनल्स है सिक्योरिटी पर्सनल्स, उसमें फर्क है। इसके साथ साथ उनके नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो इंडियन नेवी इस वक्त इस्तेमाल कर रही है। तो काफी डिफरेंसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना, उस वक्त कोई डाउट था। लेकिन कुछ चीजें शायद ऐसी होती है कि मैं अगर ये कहूंगा कि अगर पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है तो पाकिस्तान हाथ खड़े कर दे। अगर पाकिस्तान के पास मिसाल के तौर पर 2000 के आसपास अगर फाइटर जेट्स नहीं है तो पाकिस्तान हाथ खड़े कर देगा। पाकिस्तान के पास अगर 10,000 टैंक्स नहीं है तो पाकिस्तान हाथ खड़े कर देगा। या अगर पाकिस्तान के पास S-400 सिस्टम नहीं है तो पाकिस्तान हाथ खड़े कर देगा। नेवी का पहला टारगेट कराची होगा, क्योंकि पाकिस्तान को हराने के लिए कराची का तबाह होना सबसे जरूरी है। कराची में पाकिस्तानी नेवी का सबसे बड़ा स्टेशन है। कराची में पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है। कराची में पाकिस्तानी मिसाइल का ठिकाना है। कराची में पाकिस्तानी आर्मी का 2nd कमांड सेंटर है। कराची की सबसे बड़ी कमजोरी उसका एयर डिफेंस है। पाकिस्तानी सेना के पास ऐसा कोई हथियार, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इंडियन नेवी की मिसाइल को रोक सके। कराची की तबाही पाकिस्तानी आर्मी की हार की पहली गवाही बनेगी। इंडियन नेवी अरब सागर को ब्लॉक कर देगी। कोई भी देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। यह बात पाकिस्तान को अच्छे से पता है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। इंडियन नेवी पहला वार करेगी, बहुत जबरदस्त करेगी। पहला फ्रंट समंदर से खोलेगा और दूसरा फ्रंट एयरफोर्स खोलेगी। किसी भी देश का नक्शा बदलने के लिए आर्मी को बॉर्डर पार करना होता है, लेकिन आर्मी से पहले बॉर्डर की सफाई का काम एयरफोर्स का होगा। युद्ध के पहले कुछ मिनट्स में ही इंडियन जेट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस को टारगेट करेंगी। जैसा हमला मई में पाकिस्तानी एयरबेस में हुआ था, उससे ज्यादा घातक वार इस बार होगा, ताकि पाकिस्तानी जेट्स टेक ऑफ नहीं कर सकें। पीओके में स्कार्दू एयरबेस, जिसकी दूरी एलओसी से 100 किलोमीटर है, नूर खान एयरबेस जो एलओसी से 80 किलोमीटर दूर है, मुरीद एयरबेस 100 किलोमीटर, चुनियान बॉर्डर से 48 किलोमीटर दूर है, रफीकी एयरबेस बॉर्डर से 133 किलोमीटर, सरगोधा एयरबेस से बॉर्डर की दूरी 200 किलोमीटर, रहीम यार खान की दूरी 35 किलोमीटर, सुक्कूर की 97 किलोमीटर, जकोबाबाद की 166 किलोमीटर और भोलारी बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के कई एयरबेस में मई में ब्रह्मोस से हमला हुआ था।
कई एयरबेस महीनों तक बंद पड़े थे। पाकिस्तान का हर एक एयरबेस रेंज में है। युद्ध शुरू होते ही सबसे पहले रनवे को तबाह किया जाएगा और पाकिस्तान ऐसा होने से रोक नहीं पाएगा। आसिम मुनीर के पास ब्रह्मोस, अग्नि और अस्त्र मिसाइल की रफ्तार का कोई तोड़ नहीं है। यही वजह है कि जैसे ही युद्ध का नाम आता है, धमकी देने वाले पाकिस्तानियों का गला सूख जाता है, आवाज डाउन हो जाती है, टोन बदल जाती है। क्या ऐसा ज़हन में आता है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं या इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम तैयारी पकड़ें, आपको मौका मिलेगा? है ना एक चीज, आप तैयारी पकड़े मौका मिलेगा। ये क्या माइंडसेट है? अब समझ नहीं आ रही हमें। तो हम तो अभी सीधे हुए हैं, यही तो हम बार हमें फिर होता है। हम तो अभी अपने आराम से कारोबार के चक्कर फारग हुए हैं, जिंदगी अपनी कोई रोटी रोजी पाकिस्तान कमाना चाहता है, जरा सा कुछ करते हैं इंडिया फिर कहता है जी हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमले की। मेरी समझ से तो बाहर है भैया। ये सारे का सारा जो खाता है मेरी समझ से बाहर है कि क्यों ऐसे करता है इंडिया। या तो हो ना कि आपके ऊपर हमने कोई हमला किया हो तो फिर तो आप कह सकें, जब हमले ही आपके ऊपर नहीं कुछ किया तो आप जरा सी बात होती है आप कह देते हैं ऐसा इन्होंने छड़ना ही नहीं। जरा सी बात होती है वो कहते हैं ऐसा इन्होंने फाड़ लेना। ऑपरेशन सिंदूर से 3 साल पहले साल 2022 में भारत से गलती से ब्रह्मोस फायर हुई थी, जो पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। ब्रह्मोस में वॉरहेड नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन एक बात इंडियन आर्मी को समझ में आ गई थी, पाकिस्तान के पास ब्रह्मोस को ट्रैक करने वाले रेडार नहीं है। मई में ब्रह्मोस से वार होता रहा, पाकिस्तान लाचार बनकर रोता रहा। मई की 90 घंटे की लड़ाई में भारतीय सेना को समझ में आ गया, पाकिस्तान पर जब चाहे हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान न पलटवार कर पाएगा न बच पाएगा। इधर हमें यह देखना है कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया पे दर पे पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। इसकी 2 ही रीजन हो सकती हैं। एक रीजन तो ये हो सकती है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें इंडिया को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, उसमें इंडिया ने अपने टारगेट्स अचीव किए और इंडियन फोर्सेस को या इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज का अंदाजा हो गया कि वो पाकिस्तान में जब चाहें जैसे चाहें घुस सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। 2026 के एंड तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग होने वाली है और उसकी कुछ वजूहात भी बताई हैं उन्होंने कि क्या वजह है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी और जरूर होगी। मेरे ख्याल से भी जो इस टाइम माहौल नजर आ रहा है, पाकिस्तान में जो चीजें हम देख रहे हैं, इंडिया में जो चीजें या इंडिया के मीडिया पे जो चीजें देख रहे हैं, मेरे ख्याल से जंग तो अब जरूर होगी और इसमें अब इंडिया पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और चाइना भी ओपनली इन्वॉल्व होंगे। डरता पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। जब इंडियन एयरफोर्स हमला करेगी तो 10-20 जेट से हमला नहीं होगा, बल्कि सैकड़ों प्लेन से हजारों मिसाइलें एक साथ दागी जाएंगी। भारत के पास 36 राफेल हैं, 260 सुखोई हैं, 32 तेजस हैं, 70 मिग-29 हैं, 60 मिराज 2000 हैं, 140 जगुआर जेट्स हैं, टोटल 598 फाइटर जेट्स हैं। सोचिए, जब एक साथ 600 फाइटर जेट्स एक साथ मिसाइल दागेंगे तो पाकिस्तान पर एक साथ कम से कम 1500 मिसाइल और बम से हमला होगा। यह इतना विध्वंसक होगा जो एक बार में पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ देगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ना उड़ने लायक रहेगी, ना पाकिस्तानी सैनिक बंकर के अंदर बच पाएंगे। अगर पाकिस्तान का कोई जेट मिसाइल अटैक से पहले टेक ऑफ कर लेता है तो भी वो कुछ काम का नहीं रहेगा। पहले तो उसका अपने स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन टूट जाएगा, दूसरा वो S-400 की रेंज में आ जाएगा। 9 और 10 मई को एक भी पाकिस्तानी जेट बॉर्डर के 200 किलोमीटर के पास नहीं आ रहा था। जिस रेंज से मिसाइल दागनी चाहिए उस रेंज से कई किलोमीटर पीछे से फायर हो रहे थे। S-400 ने 5 पाकिस्तानी प्लेन का शिकार किया था। जब आसमान में दुश्मन का कोई जेट नहीं होगा, आसमान से कोई खतरा नहीं होगा, तो इंडियन आर्मी तूफान की रफ्तार से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होगी। LOC से पंजाब, राजस्थान, गुजरात बॉर्डर तक हर एक फ्रंट लाखों भारतीय जाबाज पाकिस्तान में दाखिल होंगे। यह हमला इतना तेज होगा, कुछ घंटों में ही पाकिस्तान के बड़े हिस्से में इंडियन आर्मी का कंट्रोल हो जाएगा, जिसका युद्धाभ्यास लगातार चल रहा है।
इस युद्ध से बचने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज दर दर भटक रहे हैं। सऊदी से लेकर अमेरिका तक मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी जानते हैं हिंदुस्तान से बचाने उनको ट्रंप भी नहीं आएगा। ओन कर सकते, ये नहीं ओन कर सकते, तो इसलिए अपने लिए गुंजाइश छोड़ी है। कह दे कि जी मसला है इसमें, ये है वो है। तो मगर जो अगला जो इश्यू है कि अब जो ट्रंप ने, तो इधर तो क्लियर हो गई कि इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है ट्रंप के आगे। उसने इजराइल का ड्राफ्ट लिया, इनके ड्राफ्ट की छुट्टी करा दी जी। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इनका जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर इजराइल ने और जैरेड कुशनर ने बैठ के ठीक टूक करके उसको ये दे दिया। ये तो अब अंगूठा वाले लग गए हैं सारे, और ये कर भी कुछ नहीं सकते, ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने ये जी हमने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। इंडियन आर्मी 1965 में लाहौर तक पहुंच गई थी, हाजी पीर पर कब्जा कर लिया था, सियालकोट पर कंट्रोल कर लिया था। 1971 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और अब पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए भारतीय सेना फिर तैयार है। यह भारतीय सेना का खौफ है। मुनीर पर प्रेशर डबल हो गया है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हाफिज दे दो, मसूद अजहर भारत को दे दो और अपनी जान बचा लो। जितना आप लोग पॉलिटिक्स में गुस्से में, अगर कहीं आप अपने डिफेंस का काम जो आपका असल काम है अगर वो कर रहे होते तो शायद अफगानिस्तान से इतनी मार ना पड़ रही होती। एक तरफ तो हम देख ही रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से काफी टेंशन है और अफगानिस्तान से किसी किस्म का भी जो है वो अमन की तरफ नहीं जा रहे हैं या वहां का बॉर्डर जो है वो शांत नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप मुसलसल भारत को भी ललकारते चले जा रहे हैं, भारत को भी कहते चले जा रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। वैसे तो चलेगी, आपकी ड्यूटी है, जाहिर अगर वो पाकिस्तान के लिए बात करेंगे तो आपको भी बात का जवाब तो देना ही होगा। लेकिन बात सारी ये है कि आप कितने फ्रंट पे लड़ेंगे और क्यों। भारत के साथ आप अपने टर्म्स बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को आप भारत के हवाले कर दें जिनका वो बार बार नाम ले चुके हैं, तो यकीनन भारत के साथ आपके टर्म्स जो है वो काफी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को न जाने उन लोगों से इतना क्या प्यार है कि आप लोगों ने हाफिज सईद, मसूद अजहर और इसी किस्म के लोगों को जो यहाँ पाल रखा है अनमोल रतन, उनको आप देने के लिए तैयार नहीं है। उसके जवाब में आप कहते हैं कि जी हम भारत के अंदर जाकर घुस के मारेंगे। आप किसको मारेंगे वहां पर? भारत तो यहाँ पे कह रहा है कि वो टेरर कैंप जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और सभी जानते हैं कि यहाँ पर टेरर कैंप्स हैं और 1-2 नहीं है, कई यहाँ पर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो तकरीबन यूएन में भी 139 के करीब नंबर लिखा हुआ है। वो तो कहते नहीं हम उनको अटैक करेंगे, हम वहां पाकिस्तान के अंदर जाकर उन कैंप्स को उड़ा देंगे जो कि टेरर कैंप है, या उन टेररिस्ट को मार देंगे जो कि भारत में जाकर या भारत में किसी तरीके से गड़बड़ करते हैं। लेकिन आप कोई रीजन नहीं बता रहे, आप कोई जगह नहीं बता रहे, आप कोई टेररिस्ट का नाम नहीं बता रहे, आप कुछ नहीं कह रहे, आप सिर्फ कह रहे हैं हम अंदर घुस के मारेंगे। तो भाई किसको मारेंगे आप? मतलब आप वहां के आम शहरी जो हैं, जो आम सिटीजन हैं भारत के, क्या आप उनके ऊपर अटैक करेंगे? यह युद्ध बहुत तबाही लाएगा, लेकिन यह युद्ध जीतने के बाद कई सदियों तक हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा।